स्टूडेंट, वेलकम टू डायरेक्ट फिजिक्स। माई सेल्फ DC जैन। आज चैप्टर 4 विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं चालक एवं विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम जानते हैं कि चालक क्या होते हैं कि जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से, उनकी गतिशीलता बनने से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी प्रकार का आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इनको हम कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। चालक पदार्थों में जैसे हम जानते हैं कि सभी प्रकार की धातुएं, चांदी, तांबा, एसिड या मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, ये सारे ही क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ जिनके अंदर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, जिसमें हम मान सकते हैं कि कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी इत्यादि ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुक्त एवं बद्ध आवेश, फ्री एंड बाउंड चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये हम जानते हैं। जहाँ समस्त द्रव्यमान हम केंद्रित मानते हैं वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस या नाभिक कहलाता है। लेकिन इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ये इस नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को तापीय ऊर्जा मिलती है तो तापीय ऊर्जा मिलने से ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस पदार्थ के भीतर कहीं पे भी ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इनका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। नेक्स्ट हम लेते हैं पराविद्युत पदार्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थों की प्रकार के अंदर अभी तक हमने 3 टाइप्स देखे हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक कंडक्टर, कुचालक इंसुलेटर और अर्धचालक सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ हम एक चौथे प्रकार के पदार्थ को अलग से पढ़ते हैं जिसका नाम है पराविद्युत पदार्थ। ये इंसुलेटर के जैसे ही होते हैं। यानी इन पदार्थों की विशेषता क्या है? इन पदार्थों को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनकी सतह पर प्रेरित आवेश एकत्र हो जाता है। प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। जब भी हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इन पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है और इन पदार्थों में बिना चालन के विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन होता है। ऐसे पदार्थ पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये भी एक तरह से कुचालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनमें चालकों की तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एज ए इंसुलेटर टाइप होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन पदार्थों को यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इन पदार्थों पे भी यदि विद्युत का प्रभाव या हम कह सकते हैं कि यदि आवेश प्रेरित हो जाते हैं तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे? पराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं फिर से। नंबर 1 ध्रुवीय अणु और दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
जब किसी अणु में धन आवेश प्लस और माइनस, धन और ऋण आवेशों के यदि केंद्र पृथक पृथक हो, केंद्र पृथक पृथक हो, तो इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं HCl, NH3, H2O पानी का अणु, इसमें हम देख सकते हैं H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, H प्लस और Cl माइनस आयन मिलकर क्या बनता है, HCl बनता है। तो ये धनायन और एक ऋणायन, दोनों की यदि केंद्र अलग अलग हैं, धनावेश का और ऋणावेश का, तो इस प्रकार के अणु क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक चीज़ देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं उनके अणु अनियमित रूप से सभी दिशाओं में अभिविन्यासित रहते हैं, अर्थात वो अव्यवस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेने पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनकी सभी की दिशाएं क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका नेट जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग होने से इनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा। लेकिन ऐसे पदार्थों को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो प्रत्येक अणु पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, एक टॉर्क कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। और ये बल आघूर्ण क्या करता है कि इन अणुओं को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यानी सभी को एक निश्चित दिशा के अंदर, कौन सी दिशा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये सबको एक दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। इसलिए इसके अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है परावैद्युत ध्रुवण, परावैद्युत ध्रुवण। यहाँ एक बार फिर से देखते हैं कि ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनके अंदर प्लस और माइनस चार्ज तो होते हैं, लेकिन इनके केंद्र जो है अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, तो P जीरो रहेगा, और यदि E है तो P भी रहेगा। अर्थात यहाँ पे परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं अध्रुवीय अणु के लिए। नंबर 2, अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्रुवीय अणु से जस्ट अपोजिट रहेगा। अर्थात अध्रुवीय, इसका मतलब यह है कि जहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र कैसे होने चाहिए, संपाती होने चाहिए। इस प्रकार के अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, जिसमें प्लस और माइनस आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं। अर्थात प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, प्रत्येक अणु का। क्यों रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2A। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं कि इस प्रकार का समायोजन जिसमें आवेशों का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी को यदि मल्टीपल करें तो क्या बनता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है। और यदि डिस्टेंस ही नहीं है हमारे पास और दोनों केंद्र कैसे हैं, उनके संपाती है, तो P इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे H2 है, N2 है, ये मैथेन है, बेंजीन है। इस प्रकार की स्थिति में ये H2 है, इसी के ऊपर N2O रहेगा, साथ में H2O रहेगा, H2, H और H मॉलिक्यूल्स, H और H। इसी प्रकार N2 के अंदर भी N और N मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रहेंगे, एक दूसरे के संपाती रहेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार संपाती होने से ये हमारे पास जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है H का या N का, तो डिस्टेंस जीरो रहेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि E बराबर जीरो होने पर P बराबर भी क्या रहेगा, नेट जीरो रहेगा। लेकिन इन पदार्थों को भी
अध्रुवीय अणु वाले पराविद्युत पदार्थों को भी यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर भी जो है प्लस और माइनस इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, माइनस और प्लस की स्थिति। यहाँ पर एक स्थिति के अंदर यहाँ पे वापस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाएगी और इनका पूरे पदार्थ का एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि अध्रुवीय अणु के धनावेश और ऋणावेश के विपरीत दिशाओं में विस्थापन, यानी माइनस एक तरफ हो जाएंगे सारे के सारे और प्लस एक तरफ विस्थापित हो जाएंगे सारे। तो विपरीत दिशाओं में विस्थापन तब तक होता रहेगा जब तक कि इन अणुओं के आवेशों पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, प्रत्यानयन बल द्वारा संतुलित नहीं हो जाता है और यहाँ अध्रुवीय अणु भी एक प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा। ध्यान रखना, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है पराविद्युत ध्रुवण कहलाती है। तो दोनों ही स्थिति में स्पष्ट है, चाहे अणु ध्रुवीय हो चाहे अणु अध्रुवीय हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, दोनों को ही यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से यहाँ एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और यह पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ध्रुवण, पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। यहाँ एक परिभाषा और देख लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P, उसका ध्रुवण सदिश कहलाता है, जिसको हम P सदिश के रूप में लिखेंगे। एक बार फिर से, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण सदिश P कहलाता है और ऐसा मानते हैं कि ध्रुवण सदिश P जो है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल टू E, और प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटेगा तो P इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा काई E, और ये काई E जो है ये विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है, विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। यहाँ काई E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन E के रूप में हो जाएगा। इसको विद्युत प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट किया था हमने विद्युत धारिता या कैपेसिटेंस का, लेकिन हम कुछ टॉपिक पहले बेसिक हमने देखे हैं। चालक, विद्युत रोधी, कंडक्टर, इंसुलेटर क्या है, मुक्त एवं बदावेश क्या है, पराविद्युत पदार्थ क्या है, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनका खुद का अपना एक नेट प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और प्रति एकांक आयतन जब हम बात करते हैं तो ये सदिश हमेशा E के समानुपाती होता है, जहाँ पर P बराबर काई E के बराबर रहेगा, जहाँ पे काई क्या कहलाती है, विद्युत प्रवृत्ति के तुल्य होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम यहाँ पर कैपेसिटेंस। धारिता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपेसिटेंस। आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटेंस एक तरह से कैपेसिटर की ही एक प्रॉपर्टी है और पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो डिवाइस बनाया गया है उस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, जिसको हम आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं संधारित्र। स्टार्ट करते हैं हम धारिता। हम जानते हैं कि किसी भी चालक को यदि हम आवेश देते हैं तो वो सारा आवेश कहाँ पर इकट्ठा होता है, उसके पृष्ठ पर इकट्ठा होता है। ठीक है।
तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, नाम से ही स्पष्ट है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है, और वो क्षमता ही क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को हम आवेशित करते जाते हैं, जैसे हमने इसको चार्ज किया, फिर हम इसको डी क्यू आवेश और लेकर आते हैं, तो ये डी क्यू आवेश क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ आएगा और ये चार्ज इसको चालक को और आवेशित करेगा। तो आवेश की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसके ऊपर, तो हमारे क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कार्य करने पे उसके विद्युत विभव में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, V इक्वल टू W/Q के इक्वल, ठीक है। ये हमने विभव की परिभाषा से पढ़ा है। अगर ये एकांक धनावेश है तो V इक्वल किसके हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि किसी चालक को यदि हम आवेशित करते हैं तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर उसके विद्युत विभव में भी वृद्धि होती है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q जो है वो V के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ एक कांस्टेंट आएगा Q इक्वल टू CV। C यहाँ पर नियतांक जिसे चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C। तो C इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, Q/V के रूप में। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लेना कि C जो है वो Q पर और V पर डिपेंड नहीं करता है, C कांस्टेंट है। कोई भी कैपेसिटर जब बनेगा, संधारित्र बनेगा, तो उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता नियत है, फिक्स है। धारिता चेंज नहीं कर सकते हैं, धारिता बदल नहीं सकते हैं, लेकिन Q और V आपस में प्रोपोर्शनल है, इसलिए C यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए C जो है Q और V पे डिपेंड नहीं है। हाँ, Q और V आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन C यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यह एक नियतांक है। यहाँ पर यदि हम V बराबर 1 वोल्ट ले लें तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के विभव में यदि एकांक वृद्धि कर दें, यानी V बराबर 1 वोल्ट ले लें, तो आवश्यक आवेश की मात्रा ही उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है, जिसको हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं, ये धारिता किन किन बातों पे डिपेंड करती है, धारिता की निर्भरता, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये कांस्टेंट राशि है, Q पे डिपेंड नहीं करती है, V पे डिपेंड नहीं करती है, तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगी, तो फर्स्ट चालक के आकार पर डिपेंड करती है, चालक के आकार पर डिपेंड करती है। दूसरा, चालक के पास यदि कोई अन्य चालक है तो दूसरे चालक की उपस्थिति पर भी डिपेंड करेगी, साथ में अन्य चालक की उपस्थिति पर भी डिपेंड करेगी। तीसरा है इम्पोर्टेंट, माध्यम की उपस्थिति पर। माध्यम कौन सा लिया, निर्वात है, हवा है, या कोई अन्य माध्यम है, तो माध्यम पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड चीज़ है मात्रक। एक नया मात्रक इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर। यहाँ से हम यदि मात्रक देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ये मात्रक बनेगा यहाँ पे। लेकिन यदि हम एक नया मात्रक देखें यहाँ पे, तो एसआई के अंदर इसका मात्रक होता है फेरड, एफ से लिखेंगे इसको फेरड, या एक फेरड इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, कूलाम प्रति वोल्ट के तुल्य हो जाएगा। तो 1 माइक्रोफेरड यदि हम देखते हैं, क्योंकि बहुत छोटी राशि ही काम आएगी यहाँ पर, -6 फेरड, 10 की घात -6 फेरड।
एक पिको फेरड की बात करते हैं तो 10 की घात -12 फेरड, एक नैनो फेरड की बात करेंगे तो 10 की घात -9 फेरड के तुल्य हो जाएगा। वीमा देखते हैं, वीमा कितनी हो जाएगी हमारे पास, C इक्वल टू हमारे को पता है Q/V होता है, C इक्वल टू कितना होता है Q/V। और Q की बात जब हम करते हैं तो हमें पता है कितना हो जाएगा, C बराबर, यहाँ पे देखिए Q का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और इसकी वीमा अगर निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, A1T1 और V का मतलब मैंने बताया यहाँ पे W/Q होता है, तो यहाँ हम कर सकते हैं W/Q के रूप में, तो A1T1 अपॉन W/Q। तो जैसे ये Q ऊपर जाएगा तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास, A2T2 हो जाएगा यहाँ पर। और W की विमा हमारे को पता है M1L2T-2 के रूप में हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास M-1, ये ऊपर चला जाएगा, और L-2 T-2 और +2 ऊपर जाएगा तो T4 और A2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ये एक तरह से वीमीय सूत्र हो गया हमारे पास, याद रखना हमारे को, M-1 L-2 T4 A2। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं हम इसकी, विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहां स्टार्ट करते हैं हम, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब अपन क्या करते हैं, एक हमारे पास कोई गोलीय चालक है जो अपने आप में आइसोलेटेड है, इसके पास में कोई अन्य चालक नहीं रखा हुआ है, तो उसकी धारिता कितनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई चालक है, इसको हमने आवेश दिया तो इसका आवेश समान रूप से इसके पृष्ठ के ऊपर इस प्रकार वितरित हो जाएगा, प्लस 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 करके, और इसकी रेडियस मान लिया हमने कैपिटल R है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो बनेगी इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार बनेगी, ये हम जानते हैं। ये इसका एरिया हो गया अपने पास। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला हम मान सकते हैं, C इक्वल टू हमारे पास क्या है अभी, C इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है। और यहाँ इसके पृष्ठ के ऊपर पोटेंशियल कितना रहेगा, गोलीय चालक के कारण इसके पृष्ठ के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, कितना था, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R के रूप में था। यहाँ देखते हैं हम इस प्रकार कि इस V की वैल्यू जो है, इसको यहाँ अगर पुटअप करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, C बराबर Q/V, V की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, 1/4πε0 Q/R। ओके, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, और ये नीचे अपोन में आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो 4πε0 R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू R, C प्रोपोर्शनल टू R ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या किसी गोलीय चालक की धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही है, यानी हमने यहाँ पढ़ा था चालक की आकार पर डिपेंड ये करती है। तो स्पष्ट है। दूसरा, ये एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रही है, हवा निर्वात कुछ लिया तो एप्सिलॉन, या कोई दूसरा माध्यम लिया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम चेंज करेंगे कि यदि कोई पराविद्युत पदार्थ या पराविद्युत माध्यम रखा हुआ है तो उस स्थिति के अंदर Cm मीडियम के अंदर कितना हो जाएगा, 4πε0R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो C बराबर 4πε0R, लेकिन हम जानते हैं कि εR इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0 के बराबर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता के लिए। तो यहाँ से एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, ε0 εR के बराबर हो गया।
या इसको हम के भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पुटअप कर दो, तो सी एम इक्वल टू हो गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर, या सी एम इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सी एम इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर के, या एप्सिलॉन आर डॉट सी के तुल्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि माध्यम की उपस्थिति है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिया हमने, तो उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन मानी हमने, तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान निर्वात की अपेक्षा, निर्वात में तब जब कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, लेकिन इसमें जो धारिता थी उसकी एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान या सी एम का मान कितना हो जाएगा, निर्वात की अपेक्षा, निर्वात में सी था तो निर्वात की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र। थैंक यू।